जे तू सालवे धड़कन मेरी चलदी, जे तू ना दिसे मेरे सीने अग बलदी, जे तू मंगे जानी मेरी, जे तू मंगे जानी मेरी, ते मैं भी जान देने नूं तैयार वे तू मेरी जिंदगी सोहणिया, ते मैनू मेरी जिंदगी ना प्यार वे तू मेरी जिंदगी सोहणिया, ते मैनू मेरी जिंदगी ना प्यार। हेलो फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं आपकी अपनी अलीशा सरकार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द उपन्यास टेलर पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले दो लाइनें फिर से दोहराना चाहूँगी, क्योंकि ये लाइन आज की कहानी के बारे में बहुत कुछ बयान कर देगी। हाँ, तो एक बार फिर से गौर फरमाइएगा ज़रूर। नकली है अगर जबड़ा तो इश्क न कीजिए साहब, नकली है अगर जबड़ा तो इश्क न कीजिए साहब, ये लोहे का चना है तुमसे चबाया नहीं जाएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी कुछ स्पेशल है, क्योंकि ये कहानी हमारे एक दोस्त शाश्वत जी की ज़िंदगी का एक सच्चा किस्सा है, जो आज की आशिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारी कहानी, जिसका नाम है इश्क आसान कब है। घर के बाहर लॉन में बैठा था और दिसंबर की सुहानी गुनगुनी धूप को एंजॉय कर रहा था कि तभी श्रीमती जी की अंदर से आवाज़ आई, सुनो जी, मैं और बच्चे मम्मी के घर जा रहे हैं, आपके लिए खाना बना के रख दी हूँ, आप खाना खा लेना याद से, शाम तक वापस आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन आज ही क्यों यार, आज तो संडे है, वैसे रोज़ मैं घर से बाहर रहता हूँ, आज तो साथ में टाइम बिता लेते मेरे। अरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है स्वप्निल, इसलिए जाना ही पड़ेगा हम लोगों को, शाम तक आ जाएंगे हम। इस बार मैंने कुछ कहने के बदले चुप रहना चुना। धर्मपत्नी जी मेरी खामोशी के कारण को समझ चुकी थी शायद, और वो एक कप चाय के साथ मेरे सामने लॉन में हाजिर हो चुकी थी। गरम चाय का प्याला मेरे हाथों में थमाते हुए बिना किसी देरी के खुद ही बोल पड़ी, जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा यूँ जाना, पर जाना पड़ेगा बाबू, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हें मेरा कहीं जाना पसंद ही कब है। और इतना बोल के हंसते हुए उसने मेरा माथा चूम लिया। हालांकि एक ब्लेसिंग किस रिश्वत के जैसा था ये, जिसके सामने उसे पता था इस दिसंबर की सर्द सुबह में मैं शायद पिघल जाऊंगा। और एक हंसी सी आ रही थी मुझे अपनी इस नाकामी पे। ठीक है, तुम जाओ और दोनों बच्चों का ध्यान रखना, और मेरी जान का भी। मैंने मन को मारकर हल्की सी मुस्कान के साथ इजाज़त दे दी थी। श्रीमती जी जा चुकी थी और अब फिर से दिसंबर की गुनगुनी धूप, एक कप चाय और मैं कुछ पुरानी यादों को तन्हाई में फिर से ताज़ा करते हुए। यादों की महक करनी हो और सिगरेट ना सुलगे, ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। सिगरेट तो सुलगनी ही थी, तो सुलगा ली और मोबाइल पे गाना प्ले किया, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे कहीं दम। गाने को जरा अंदर तक फील कर पाऊँ, इसलिए कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिका के आंखें बंद कर लिया और पुरानी यादों को कुरेदने लगा। और यादें जिंदा होकर बिखरने लगी कुछ यूं। उस दिन कॉलेज से फ्री होकर शाम को रूम पे आया,
बहुत थका थका सा लग रहा था, तो सोचा थोड़ा सो लिया जाए, और सोए भी ऐसे कि जैसे कोई राजा महाराजा अपना कीमती घोड़ों का जखीरा बेचकर सोते हैं। खैर जब उठे तो रात के 9 बज चुके थे। आंखें मलते मलते फ़ोन उठाए अपना नोकिया 6600 और देखा कि पूरे 32 मिस कॉल्स थे, वो भी गर्लफ्रेंड के। खैर डरते डरते कॉल बैक किया और दूसरी घंटी में फ़ोन उठा लिया गया। कहाँ थे तुम? कब से फ़ोन मिला रही थी तुम्हें? पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। सामने से एक तल्ख लहजे में वो थोड़ा सा मुझ पे बरस पड़ी थी। अरे अरे बाबू आराम से, सांस तो ले लो। मैं कॉलेज से आने के बाद थक गया था तो फ़ोन को साइलेंट करके सो गया। बताओ क्या बात हो गई? मैंने थोड़ा सा हंसते हुए कहा था। अच्छा वो बात छोड़ो, ये बताओ खाना खा लिए? अब तक सामने से नया सवाल आ चुका था मेरी ओर। अबे अभी तो उठे हैं, उठते ही तुम्हें फ़ोन मिला लिया। अब खाएंगे ना? बाद में। बाद में नहीं, जाओ तुम खाना बनाओ और खाओ, खाना खाकर बात करेंगे, ठीक है? सामने से मेम साहब का हुक्म लग चुका था तो हमने भी हाँ ठीक है रखते हैं इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अब सबसे बड़ा काम था खाना बनाने का, तो थोपड़ा धोकर पहले कुकर धोए, फिर दाल चावल धोकर सब्जी काट कर तहरी बनाने लगे और बाजार चले गए बीड़ी का बंडल लेने। महीने का आखिरी था और इंजीनियरिंग में बीड़ी ना पिए तो खाक मजा किए। बाजार से लौटे तो देखा कुकर सीटी मार रहा था, तहरी बन गई थी और थाली में निकाल के फटाफट खाए और खाने के बाद बीड़ी सुलगा के फिर से फ़ोन मिला लिए। फ़ोन उठाते ही सवाल दागा गया, खाना हुआ? हाँ हो गया। अब तुम वो बात बताओ। हमने जवाब देने के साथ सवाल भी कर दिया था। कुछ बताना नहीं, पूछना था। पुणे कब आ रहे हो? सामने से जवाब आया था। अभी तो पॉसिबल नहीं है, तुम जानती हो पैसा नहीं है और कोई अभी जुगाड़ भी नहीं है। हमने बस इतना बोला और चुप हो गए। हम भेज देंगे तो आओगे? सामने से एक और सवाल मेरी तरफ आ चुका था और मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अरे नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, कल सुबह अकाउंट में 6000 डलवा देंगे। आने और जाने की टिकट साथ में ही करवा लेना। जी मैडम जी, और कुछ? हाँ। क्या? आई लव यू टू बाबू। चलो सो जाओ, मुझे कल जल्दी जाना है कॉलेज। हाँ ठीक है, बाय। इतना कह के फ़ोन कट हो गया। दूसरे दिन कॉलेज के बाहर टपरी पे बैठकर चाय पी रहा था और कानों में हेडफोन फंसा के अपने नोकिया 6600 पे गाने सुन रहा था, और गाना भी ऐसा कि कलेजा टपक जाए। देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना में यार, करके हम जाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। टपरी के कोने पे बरगद के पेड़ की मोटी जड़ों पे बैठा चाय और सिगरेट पी रहा था कि मोबाइल पे कॉल आई और साथ में मुस्कुराहट भी आ गई। कॉल रिसीव की। हेलो बाबू। बाबू पैसा भेज दिया है, जाकर निकाल लो और टिकट करवा लो। हो जाने मन। अच्छा तुम क्या कर रही हो? बस बैंक से बाहर निकली हूँ और वापस कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, मैं किसी दलाल के पास जाकर टिकट करवाता हूँ। ठीक है चलो बाय। इतना बोल के उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटा और अपन भी अपना बस्ता उठा के चल पड़े किसी टिकट वाले के पास। गए, टिकट करवाए। वो तो अच्छा हुआ कि टिकट तत्काल का दूसरे दिन शाम का ही मिल गया। रीवा से भोपाल आने का सिर्फ एक यही फ़ायदा मिला था हमें कि अब पुणे पहुंचने के लिए 26 घंटे की यात्रा नहीं करनी पड़ती थी, बस 12 घंटे में ही पहुंच जाते थे पुणे। खैर 24 घंटे तो ऐसे ही निकल गए और दूसरी दिन रात में एक बियर पीकर 5 नेवी कट सिगरेट और एक रीमा भारती उपन्यास लेकर बैठ गए हम ट्रेन में। पूरी रात नींद नहीं आई। एक तो हल्का हल्का नशा
और ऊपर से स्लीपर कोच आते जाते लोगों का हल्ला। खैर कैसे भी करके सुबह 9 बजे पुणे उतर गए। ट्रेन का समय तो पहले से ही मैडम को बता दिया था, तो स्टेशन में उतरते ही सबसे पहले हमारी नज़रें उन्हीं को ढूंढ रही थी। इधर उधर देख ही रहा था कि एक लड़की पर जाकर नज़रें थम गई, जिसने हल्का आसमानी रंग का पटियाला सूट पहना था और वो पीठ करके खड़ी थी। तो बस हमें लगा कि वो ही होगी। हम गए उसके पीछे और जाकर उसके कंधों पर हल्के से हाथ रखकर बोले, बाबू। हाथ रखने की वजह से वो लड़की चौंक कर हमारी तरफ घूमी और हमें पाया, और बस स्टेशन में भरी भीड़ में मेरे सीने से चिपक गई। मेरी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उसका सिर मेरे सीने तक आ रहा था और उसके हल्के हल्के घुंघराले भूरे बाल मेरे होठों पे आ रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद उसे खुद से अलग किया तो देखा चेहरे की चमक कुछ कम हो गई है, आंखें भी सूजी हुई है। ऐसा लगता है जैसे 2 दिन से खूब रोई है। खैर मैंने उस समय ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा, बस उसका हाथ पकड़कर स्टेशन के बाहर आ गया और एक जगह रुककर चाय पीने लगा। होटल कहाँ लोगे? यहीं पास में लेते हैं ना, तुम रुकोगी? देखते हैं, अभी सोचा नहीं। अच्छा ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी है बाबू? पता नहीं, शायद नींद कम लेने की वजह से। आंखें नीचे करते हुए धीमे से उसने इतना ही कहा और मैं समझ गया कि बात कुछ और है। आगे पूछना सही नहीं समझा। चाय ख़त्म करके चाय वाले को पैसे दिए और चल पड़े होटल में कमरा लेने। होटल पहुँचे, रूम लिया 2 लोगों के लिए और प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये तय हुए। रूम में पहुँचे, बैग रखा और मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए घुमा ही था कि वो पीछे से आके मुझसे आकर लिपट गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर उसे गले से लगा लिया। कुछ ऐसे ही एक दूसरे में समाहित हम खड़े रहे और फिर धीरे से मैंने उसका चेहरा ऊपर किया तो देखा आंखें आंसुओं से भीगी है और लगातार भीगती जा रही थी। मेरा तो जी हलक में आ गया। बिस्तर पर बैठाया और आंसू पोंछ के बोला, क्या हुआ बाबू, रो क्यों रही हो? जवाब नहीं मिला, बस लगातार रोए जा रही थी मेरा हाथ पकड़कर। मैंने फिर पूछा, बाबू बताओ ना क्या हुआ है आखिर? जवाब कुछ नहीं मिला, बस कुछ देर की चुप्पी। फिर बोल फूटा, स्वप्निल अब हम नहीं मिल सकते, मुझे भूल जाओ। इतना सुनना था कि मेरे ऊपर वज्रपात हुआ। मैं धम से नीचे बैठ गया। मुझे बैठा देख रोती हुई वो पगली नीचे ज़मीन पे मेरे पास बैठ गई। मेरी गोद में सिर छुपा लिया और रोए जा रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा जी ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है और अगले हफ्ते मेरी सगाई है। अब मुझे काटो तो खून नहीं। आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए थे। अब हालात ये थे कि हम दोनों ही रो रहे थे, कोई चुप कराने वाला नहीं था। कुछ देर में खुद ही रो रो कर चुप हो गए। मैंने चाय मंगवाई, चाय पिया और नहाकर बाहर निकल आए खाना खाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। इस बीच कोई बातचीत नहीं, एक लंबी खामोशी का दौर चल निकला था। खाना खाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकले, हाथ पकड़कर चल रहे थे कि अचानक से वो रुक गई। मैंने पीछे देखा, सवालिया निगाहों से। उसकी आंखों में आंसू दिखे और उन आंसू में थे कुछ सवाल, कुछ दूर जाने का गम। और अचानक ही वो मेरे पास आकर मेरे गले से लिपट गई, मेरे होठों को चूमने लगी। पुणे की एफसी रोड
और रोड पर हम दोनों बस 2 पल में अलग हो गई और हाथ छोड़कर बोली, मैं जा रही हूँ स्वप्निल, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, बस तुम अपना ख्याल रखना। और मैं आंखों में आंसू लिए बस उसको जाते हुए देखता रहा। अब शायद पुणे में रुकने का कोई मन नहीं था और न ही कोई औचित्य। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बोझिल कदमों से वापस होटल की तरफ चल पड़ा, बहुत कुछ सोचते हुए। एफसी रोड से होटल की दूरी 7 किलोमीटर थी। पता ही नहीं चला कब सिगरेट और दिल में उमड़ते ख्यालों की वजह से मैंने वो दूरी पार कर ली थी। बहुत सारे फैसले ले लिए थे, पर कौन सा फैसला सही था ये समझ नहीं आ रहा था। होटल वापस आते टाइम शराब की बोतल ले ली थी, 5 पैकेट सिगरेट के और एक ब्लेड। ब्लेड का क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस दिल कर रहा था तो ले लिया। होटल पहुंचा और नीचे रिसेप्शन पे ही लड़के को कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल और कुछ खाने के सामान के पैसे दे दिए और पहुंच गया रूम में। दरवाज़ा खोला और बैठ गया बिस्तर पे। बहुत से ख्याल आ जा रहे थे, कोई संभालने वाला भी नहीं था और उम्र थी सिर्फ 19। थोड़ी देर में लड़का आ गया सामान देने। सामान लिया और रूम का दरवाज़ा बंद करके टीवी चालू कर दी और गाने वाला चैनल लगाकर आवाज़ तेज कर दी। समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। बार बार उसकी सूरत, उसके आंखों में आंसू और उसके वो आखिरी शब्द याद आ रहे थे, स्वप्निल, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे भूल जाना। बोतल खोली और गिलास में उड़ेल ली। शराब पीने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी शराब ले ली थी। शराब गिलास में डाली और बिना कोल्ड ड्रिंक और पानी के ही गिलास उठाया और पी गया। उल्टी ही आने वाली थी, इतनी कड़वी, आंखें भर गई थी, गले से नीचे पेट तक जलन महसूस हुई। जल्दी से कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोला और 2-4 घूंट लगाने के बाद ही नीचे रखा। अब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर शराब की बोतल उठाई, गिलास को आधा भरा, बाकी आधा कोल्ड ड्रिंक से भर दिया। सिगरेट का पैकेट खोला और सुलगा लिया और बिस्तर के सिरहाने से कमर लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। बस ऐसा लग रहा था कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। बार बार उसका चेहरा याद आ रहा था और जोर जोर से रोने की इच्छा हो रही थी। बहुत देर से खुद में दबा के बैठा था खुद को, बस एक वही पल जो संभला ना गया और रुलाई जबरदस्त फूट पड़ी। रोता रहा, शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सर के बाल नोच रहा था, गाली दे रहा था और अपनी डायरी के पन्ने फाड़ रहा था। और ये वो डायरी थी जिसमें उस लड़की के लिए लिखी गई थी खूब सारी प्रेम कविताएं। एक एक करके उन्हें उखाड़ते जा रहा था। हाँ, तो आज यहीं पर करते हैं कहानी का अंत। कैसे स्वप्निल अपने टूटे दिल की उजड़ी दुनिया का बोझ संभाल पाएगा। और ब्लेड क्या सोच के लिया है उसने। क्या वो लड़की स्वप्निल की ज़िंदगी का हिस्सा और किस्सा यहीं तक थी। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। जल्दी लेकर आऊँगी आगे की कहानी। और ये कहानी आपको कैसे लगी ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूले। और मेरी अलीशा सरकार वाली आईडी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और मैं अब आपकी अपनी अलीशा आपसे लेती हूँ विदा। बाय बाय, टेक केयर ऑल।